हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमास लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की नेक्स्ट वीडियो है एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ दिलाता है और सेक्शन 10 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। बिफोर द 2018 अमेंडमेंट जो सेक्शन 10 था एसआरए का, वो कंप्लीटली कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर था। मींस अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट की अग्रीव्ड पार्टी है, ऑब्वियसली सेकंड पार्टी ने, अपोजिट पार्टी ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो अग्रीव्ड होती है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगर सूट फाइल करती थी तो वो कंप्लीटली कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर रहता था। कोर्ट में एट द डिस्क्रिप्शन ग्रांट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और मे नॉट। That was the term before the 2018 which was used under section 10। साफ साफ था कि न्यायालय के स्वविवेक पर होगा, न्यायालय चाहे तो विनिर्दिष्ट अनुपालन करा पाए और ना चाहे तो ना कराए। उसके लिए कुछ था, ग्राउंड्स भी थे। लाइक अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जिसके ब्रीच होने पर कोई ऐसे स्टैंडर्ड नहीं थे जिससे कि आप नाप सकें कि कितना एक्चुअल डैमेज हुआ, या फिर अगर कोर्ट मनी फॉर्म में कॉम्पनसेशन दिला भी दे तो वो मनी फॉर्म में कॉम्पनसेशन एडिक्वेट नहीं होगा, तब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करा देती थी, लेकिन वो कंप्लीटली कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर था। बट नाउ आफ्टर द 2000 अमेंडमेंट 2018 अमेंडमेंट, नाउ द टर्म विच इज यूज्ड अंडर सेक्शन 10 इज शैल। मे को हटा दिया गया, अब टर्म जो है वो शैल। आई होप कि आप लोग अपने बैराक को ओपन करके बैठते हैं तो प्लीज सेक्शन 10 को ओपन कर लीजिएगा। अब जो टर्म है वो शैल है। 2018 के बाद जहां पर भी शैल टर्म का यूज हो जाता है, इसका मतलब कोर्ट इज बाउंड। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट अगर फाइल किया गया, नाउ द कोर्ट इज बाउंड। कोर्ट बाउंड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करने के लिए, अब कोर्ट की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। सेक्शन 10 आप देखोगे अनलेस एंड अनटिल अगर उस मैटर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ही सेक्शन 11 के सब क्लॉज 2 में बार की गई है, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सेक्शन 14 में स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कराया जा सकता है, तो या फिर वो सेक्शन 16 के किसी क्लॉज में फॉल कर गया, तो केवल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होगी। सो जनरल रूल क्या आया भाई? ये तो वो एक्सेप्शन है ना, ये तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है 11, 2, 16, 14 और 16, 11, 2, 14, 16। तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन है ना, जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं की जाएगी। अदरवाइज तो जनरल रूल इज दैट कोर्ट शैल ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको बड़ी चीज याद रखनी है। अब देखिए, हमें समझना है कि है क्या वो सिचुएशन। जब आप सेक्शन 11 देखेंगे तो एक्चुअली सेक्शन 11 बात करता है कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो ट्रस्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म कराया जा सकता है। 11 का क्लॉज 2 जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। मान लीजिए किसी ने ट्रस्ट क्रिएट किया और ऑब्वियसली ट्रस्टी को कुछ पावर्स दी, ट्रस्टी को पावर दी कि भाई आप इस ट्रस्ट में 1 लाख तक के का आप प्रॉपर्टी का लीज पर उठा सकते हो, या आप इस प्रॉपर्टी को प्लेज पर दे सकते हो, या कुछ उसको पावर्स दी गई। ठीक, आप इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी को मैनेज कर। भाई आपने ट्रस्ट दिया तो उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए ट्रस्टी को तो कुछ राइट्स देने पड़ेंगे। अब ट्रस्टी को राइट्स दिए, अगर ट्रस्टी अपने इन राइट को एक्सीड करता है, अपनी जो भी पावर दी गई उस पावर को एक्सीड कर जाता है और एक्सीड करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। ओके, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजन है। अदरवाइज ट्रस्ट के सारे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। ये हुआ सेक्शन 11। इसके बाद जो दूसरी बार है वो सेक्शन 14 की है। सेक्शन 14, आई होप कि आप लोग बेराक देख रहे हैं। सेक्शन 14 आप लोग निकाल लीजिए। सेक्शन 14 कहता है कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स। ये वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, नेमली, पहला है वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20। देखिए, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी 2018 में ऐड किया गया, इससे पहले सारे में नहीं था। अब क्या है, मान लो कोई ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो ए जो अग्रीव्ड होता है ना, उसके पास राइट होता है कि वो जो डिफॉल्टर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया उसको एक रिटन नोटिस दे
और एटलीस्ट 30 डेज वेट करे, उसको नोटिस में लिख दे कि भाई या तो तुम परफॉर्म कर दो या नहीं करोगे तो मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी और से परफॉर्म करवा लूंगा। ठीक, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्म का मतलब ही है कि जिसको करना था उसको सब्सटीट्यूट करके मैंने किसी और से परफॉर्म करा लिया। ये मैं किसी थर्ड पर्सन से करा सकता हूँ, अपने किसी व्यक्ति से, अपनी किसी एजेंसी, किसी अपने व्यक्ति को लगा के मैं करवा सकता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म। और इस कॉन्ट्रैक्ट के सब्सटीट्यूटेड परफॉर्म कराने की वजह से जो भी खर्चे आएंगे, मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था वो 4 लाख में हो जाता, अब तुम बीच में कॉन्ट्रैक्ट करके भाग गए, अब मुझे बीच में किसी और को लाना पड़ा और मेरा 6 लाख रुपए लग गया उसी काम को करवाने में, तो मेरे 2 लाख रुपए ज़्यादा लग गए। तो ये 2 लाख रुपए मैं ले सकता हूँ उस डिफॉल्टर से। ये होती है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस जो एक्चुअली सेक्शन 20 में दी गई है सारे की। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बाद सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा लिया, भाई अग्रीव्ड हैज ऑलरेडी ऑब्टेन द सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, हम किसी और से ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो फिर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, ये कह रहा है। क्लॉज बी पर आइए, अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ continuous duty which the court cannot supervise। ये कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो ब्रीच हुआ है और जिसमें सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, एक्चुअली उस कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी इन्वॉल्व है ना, अगर कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर भी दिया तो भी अल्टीमेटली वो कोर्ट के ही सर पे आ पड़ेगा। कोर्ट को ही उसकी कॉन्टिन्यूस जो ड्यूटी है वो कोर्ट की हो जाएगी, कोर्ट को उसको देखना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई हिसाब किताब है, डेली कितना गया, कितना सामान गया, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना किसमें खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, या कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना बना डेली, तो इसका हिसाब किताब डेली कोर्ट के सामने आएगा, कोर्ट को ही सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे काम जिसको कि कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकती, डेली कोर्ट का ही काम हो जाएगा, तो ऐसे मैटर को भी कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सी पर आइए, a contract which is so dependent on the personal qualifications of the party that the court cannot enforce specific performance of its material term। ये कह रहा है क्लॉज सी 14 का कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि एक्चुअली उस पार्टी की पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है, लाइक बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड होते हैं, लाइक टीचिंग, मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं पढ़वा सकता, मैं फिर वैसा ही पढ़ाऊंगी ना, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अच्छा, कोई सिंगर, आप उससे ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, मान लीजिए उसकी आवाज़ ही चली गई है तो आप उसको कैसे बाउंड कर सकते हैं, उसका गला खराब हो गया, नहीं गा सकता वो। कोई डांसर, उसका मन नहीं है डांस करने का, उसकी कोई मान लीजिए कहीं फ्रैक्चर हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन है वो डांस नहीं कर सकता। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड होते हैं उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। ठीक, ये अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसका नेचर डिटर्मिनेबल है, डिटर्मिनेबल का मतलब होता है जिसको डिटर्मिन किया जा सकता है, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट जिसको खत्म भी किया जा सकता है। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं जिनको खत्म किया जा सकता है, लाइक बहुत सिंपल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की आप ले लीजिए एग्जांपल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 19 और 19A। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा और बड़ा ही रैशनल, बड़ा ही लॉजिकल इसका कनेक्शन है। देखिए, अगर इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने ग्रांट कर दिया, कोर्ट तो अग्रीव्ड को दे देगी कि ठीक है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तुम्हारे फेवर मैंने ग्रांट कर दिया, नाउ द डिफॉल्टर हैज टू परफॉर्म स्पेसिफिकली। तो डिफॉल्टर कहेगा नो, ये तो डिटर्मिनेबल है, इट इज द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द कंसेंट वाज टेकन अंडर द कोercion एंड ड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड, आपने देखा होगा 19 और 19A में। तो ये तो मेरी कंसेंट पे था, मैं चाहूँ उसको वॉइडेबल मैं चाहूँ तो इसको रेजेंट कर सकता हूँ, ये भी आप लोगों ने देखा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उसको खत्म कर सकता है, दैट पर्सन मे पुट दैट कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड। अब कोर्ट ने ग्रांट कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और वो चलेगा उसको रेजेंट कराने सारे में, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, एक दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो जाएंगी। दैट इज द रीजन कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल है, जिनको एंड किया जा सकता है, उनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होगा। ये है सेक्शन 14। नेक्स्ट आइए सेक्शन 16 पर। सेक्शन 16 ये पर्सनल बार की बात करता है, जहां पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होगा। हु हैज ऑब्टेन्ड सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगेन अगर कोई व्यक्ति सब्सटीट्यूटेड परफॉर्म करा चुका है, ऑब्टेन कर चुका है, तो फिर उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होगा, आपने ये 14 में भी देखा था।
who has become incapable of performing or violates any essential term of the contract that on his part remains to be performed. अगर जो प्लेंटिफ है ना, ये बात कर रहा है पहले तो, अगर प्लेंटिफ जो स्पेसिफिक परफॉर्म कराने आया है कॉन्ट्रैक्ट को, वो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्म ले चुका है, तो भी उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होगी. दूसरा है, जो प्लेंटिफ है ना, वो खुद ही इनकैपेबल हो गया है, वो अपना ही पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, या उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई बेसिक इसेंशियल टर्म है वो ही नहीं पूरी कर रहा, ठीक, या उसका पार्ट अभी भी अनपरफॉर्म्ड बना हुआ है, या फिर वो खुद फ्रॉड करता है, एक्ट्स इन फ्रॉड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और विलफुली एक्ट्स एट वेरिएंस विद और इन सबवर्जन ऑफ और द रिलेशन इंटेंडेड टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. कहने का मतलब है, इफ द प्लेंटिफ इज इन इट सेल्फ डिफॉल्टर, वो खुद ही गलत है, उसने खुद ही अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करा. हु वांट इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, इक्विटी का ये प्रिंसिपल है. आप इक्विटी चाहते, इफ यू वांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर पार्टी, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू परफॉर्म योर पार्ट ना. आप अपना पार्ट परफॉर्म करिए एंड दैट परफॉर्मेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो आप उसको पूरा करिए. अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री आपके फेवर में ग्रांट नहीं की जाएगी. इन फेवर पहले ही लिखा हुआ है 16 में, प्लेंटिफ के फेवर में ग्रांट नहीं होगी. आइए क्लॉज सी पर. Who fails to prove that he has performed or has always been ready and willing to perform the essential term of the contract which are to be performed by him. देखिए, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब मिलेगा? आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा होगा, बोथ दी पार्टीज, दोनों ही पार्टीज अंडर ऑब्लिगेशन होती हैं कि बोथ दी पार्टीज मस्ट परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस. तो अगर प्लेंटिफ कह रहा है कि आप दूसरी पार्टी को बाउंड करिए कि वो अपनी प्रॉमिस को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे, तो एटलीस्ट आपको कोर्ट को ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि यू हैव परफॉर्म्ड योर पार्ट. प्लेंटिफ को ये तो कहना पड़ेगा ना कि यस आई हैव परफॉर्म्ड माई पार्ट, या आपको ये बोलना पड़ेगा स्टिल आई एम रेडी टू परफॉर्म माई पार्ट, प्लीज डायरेक्ट द अपोजिट पार्टी टू परफॉर्म. मैं अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ या मैं कर चुका हूँ, तो आपके कहने से तो कोर्ट मान नहीं लेगी, आपको ये कोर्ट में प्रूव भी करना पड़ेगा. अगर प्लेंटिफ फेल हो जाता है ये प्रूव करने में, इफ द प्लेंटिफ फेल्स टू प्रूव, ये प्रूव नहीं कर पाता कि वो परफॉर्म कर चुका है, तो कोर्ट आपको फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगी, या वो ये भी नहीं प्रूव कर पाए कि वो स्टिल रेडी है परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, कोई भी इसेंशियल टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच आर टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम अदर देन द टर्म ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज बीन प्रिवेंटेड और वेब्ड बाय द डिफेंडेंट. देखो, कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको डिफेंडेंट ने खुद ही कह दिया कि भाई तुम ना परफॉर्म करो, तुम ये छोड़ दो, इतना कर दो, तो जितना उस आपने एग्री किया है दोनों पार्टीज ने, एटलीस्ट आप उतना पार्ट परफॉर्म कर चुके हो या करने को रेडी हो, तो आपके कहने से नहीं होगा, यू हैव टू प्रूव इट बिफोर द कोर्ट. अगर आप ये खुद ही अपना पार्ट प्रूव नहीं कर पाए तो फिर कोर्ट दूसरी पार्टी को डायरेक्ट नहीं करेगी. एक्सप्लेनेशन बड़ा बढ़िया है. फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ मनी, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट और टू डिपॉजिट इन द कोर्ट एनी मनी एक्सेप्ट व्हेन सो डिजायर्ड बाय द कोर्ट. देखिए, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होगा कि वो अपना पार्ट कर चुका परफॉर्म, या तो करने को रेडी है. मान लो ऐसा काम है जिसमें प्लेंटिफ को खुद पैसे देने थे. मान लो प्लेंटिफ 10 लाख रुपए देगा तो सामने से मिस्टर बी कुछ गुड्स डिलीवर करेगा. तो ऊपर के क्लॉज देख के तो ऐसा लग रहा है कि या तो प्लेंटिफ ये प्रूव कर दे कि मैं 10 लाख दे चुका, या तो प्लेंटिफ कहे कि ठीक है मैं रेडी हूँ. अगर मनी का मैटर है तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि मनी अगर इन्वॉल्व है तो प्लेंटिफ पूरी 10 लाख जमा ही करा दे कोर्ट में, या वो कहे कि मैं पहले दे चुका हूं. अगर वो रेडी भी है, द प्लेंटिफ टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट और डिपॉजिट इन कोर्ट एनी मनी एक्सेप्ट व्हेन सो डिजायर्ड बाय द कोर्ट. ठीक है, इट इज नॉट एसेंशियल. ये जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअली दे ही दो, बस आप रेडी हो देने के लिए. आप कहो कि सर मैं रेडी हूँ, आप कहिए उनको अपना परफॉर्म करें स्पेसिफिकली, मैं तुरंत रेडी हूँ, इट इज सफिशियंट. क्लॉज सेकेंड, द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ or readiness or willingness to perform the contract according to the true construction. ये कह रहा है कि प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस, प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा परफॉर्मेंस कि वो कर चुका है, या फिर ही इज रेडी टू परफॉर्म हिज पार्ट और विलिंग टू परफॉर्म, या वो करने के लिए इच्छुक है. तो इसको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी तभी कोर्ट ग्रांट करेगी. अगर वो नहीं कर पाता है तो वो डेफिनेटली कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगी. सो आपको ये प्रोविजंस पढ़ के क्या लगा? प्रोविजंस पढ़ के बड़ा लॉजिकल है. आप ऑलरेडी किसी से करा चुके तो क्या जरूरत है. दूसरी, अगर प्लेंटिफ खुद ही डिफॉल्टर है, अगर वो खुद ही क्लीन हैंड से नहीं आया है, तो हाउ कैन ही गेट दी remedy from the court? Because the specific relief act is based on the principles of equity
इक्विटी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, इक्विटी के बेसिस पर हैं ये, तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर हैं ये, गुड कॉन्सेंस पर बेस्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ऑब्वियसली जो प्लेंटिफाई है ना वो वांट्स इक्विटी, उसको भी इक्विटी करनी पड़ेगी। आप खुद ही डिफॉल्टर हैं तो आपको कोर्ट कोई भी रेमेडी ग्रांट नहीं करेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अपने फ्रेंड्स सर्कल में आप इसको शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे, डेफिनेटली मुझे लगेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।